2024 के चुनावों की आहट राज्यों के चुनाव में खास तौर पर सुनाई दे रही है। कई बार राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी होते हुए दिखाई देते हैं राज्यों के चुनाव में, लेकिन आज जब हम बात करेंगे एक ऐसे वक्त पर जब आप एक तरह से कह सकते हैं बड़े राज्य, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना में भी चुनाव है, ये तमाम राज्य चुनाव में जा रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ में रायपुर की धरती से जिस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे वो है किसका होगा छत्तीसगढ़। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए आलोक शर्मा जी, हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, और अजय आलोक जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं। और देखिए आज अच्छा दिन है, आलोक जी विपक्ष नहीं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता बनकर बैठेंगे, तो देखते हैं बीजेपी के शासन को वो कितनी बार याद दिलाते हैं। लेकिन पहला प्रश्न जिसमें आप दोनों को 60-60 सेकंड का टाइम दिया गया वो है कि किसका होगा छत्तीसगढ़। आप दावा करेंगे आपका, तो क्यों? आलोक जी। देखिए, छत्तीसगढ़ हमेशा से छत्तीसगढ़ वालों का ही रहा है और आगे भी छत्तीसगढ़ वालों का ही रहेगा। झूठ और फरेब ने बहुत दिन तक छत्तीसगढ़ को जकड़े रखा। 15 साल तक छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जिस तरह से कुचला गया, उसको भुलाकर तमाम घोटाले और तमाम बंदिशों के बीच में छत्तीसगढ़ को रखा गया। छत्तीसगढ़ पिछले लगभग 4.5 पौने 5 साल से विकास के नए पथ पर है। तमाम योजनाएं यहां पर आई हैं। जिस तरह से किसानों का उद्धार हुआ है, जिस तरह से पिछड़ों का उद्धार हुआ है, जिस तरह से दलित और ट्राइबल्स का उद्धार हुआ है, मुझे लगता है कि सभी लोग आज भूपेश बघेल जी की सरकार पर पूरा विश्वास करे हुए हैं और पूरी तरह से कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, 2/3 बहुमत के साथ आएगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास इस सरकार ने जीता है, यहां पर बीजेपी तो विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रही पिछले दिनों, तो इसलिए उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है वोट मांगने का। अपने कुकर्मों को बीजेपी याद कर और मुझे लगता है कि जनता के बीच में जाना भी अनैतिक है उनके लिए। नैतिक अधिकार पर वो ललकारेंगे आपको, लेकिन ये बताइए कि क्या वाकई राज्यों के चुनाव में 24 के पहले बीजेपी बैकफुट पर है क्या? ये बैकफुट क्या होता है हमने तो कभी देखा ही नहीं है। नहीं, हम तो फ्रंट फुट पे ही बैटिंग करने वाले लोग हैं, आज तक बैकफुट पे तो गए ही नहीं। अब मैं ये कहूंगा, अब इन्होंने कहा कि 15 साल लूट मार भ्रष्टाचार, तो 5 साल तो इनकी सरकार थी ना। क्या कार्रवाई की उस लूट मार भ्रष्टाचार पे? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर 15 साल बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया था तो माननीय भूपेश, उनके नाम में पे है, तो भूपेश बघेल ने काम क्यों नहीं किया, कार्रवाई क्यों नहीं ये की? आपने नया उसका अलग अलग कर दिया उनके नाम है भाई, भूपेश पे है, भूप छोड़िए, खैर उस पर नहीं चलते हैं। तो ये मनगढ़ंत आरोप हम पे चिपकेंगे नहीं। 15 साल में छत्तीसगढ़ का जो अभूतपूर्व विकास हुआ, आज जो आप रायपुर देख रही हैं, आप ये रायपुर से जसपुर या रायपुर से आप जगदलपुर जाइए, सुकमा जाइए, जो सड़कें हमने बनवाई थी आज वो किस हालत में सड़कें हो गई हैं, वो घाट की सड़कें, वो देख के जनता वहां कराहती है। एक से एक डेवलपमेंट के सारे प्रोग्राम आपने खत्म कर दिए। आपने वादा किया, 5 साल का वादा आपने क्या निभाया? आपने वादा किया था गरीब माओं को 500 रुपया पर मंथ देंगे, दे दिया? नहीं। आपने वादा किया 4 सिलेंडर मुफ्त में देंगे, दिया? नहीं। आपने वादा किया आदिवासियों को जमीन देंगे, आपने दी? नहीं। लेकिन दिया है आपने बहुत कुछ, मैं उसकी तारीफ करूंगा। आपने दिया शराब घोटाला 2200 करोड़, आपने दिया चावल घोटाला 5000 करोड़, आपने दिया अंजना जी, आप तो बिहार से आती है ना, चारा घोटाला हमने सुना था। यहां एक और इनोवेशन हुआ है, यहां हो गया गोबर घोटाला, जो चारा के बाद गोबर निकलता है ना, उसमें से भी घोटाला हो गया। तो इन्होंने दिया गोबर घोटाला, गोधान घोटाला, तो घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, और उसके बाद भी चाहती है कि छत्तीसगढ़ की जनता इनको फिर से मौका दे। तो मैं तो छत्तीसगढ़ की जनता, जो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, मैं उन्हीं के विवेक पे छोड़ता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी 10-15 साल के बाद अगर किसी राज्य की सत्ता में आती है तो उसको अधिकार मिलता है कि 5 साल में उतना लूटो जो 15 साल की कमी पूरा कर दे। आलोक जी, आपके पास आते हुए भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल से बेटर छत्तीसगढ़ मॉडल है। उधर प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही जाहिर है वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम ने कह दिया है कि कमल ही हमारा उम्मीदवार है। राजस्थान में हालांकि कहा, लेकिन संकेत हर राज्य के लिए लगभग है। और रमन सिंह ने भी स्टेज पे कहा कि सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कैसे बेहतर है आपका मॉडल, और क्या छत्तीसगढ़ मॉडल, क्योंकि वो तो घोटाले गिरा रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने चारा से आगे इनोवेशन करते हुए गोबर घोटाला तक कर दिया। मुझे याद आ रहा है कि एक नान घोटाला हुआ था
और उस घोटाले के लिए इन्हीं के नेता जो है वो हाई कोर्ट चले गए थे। और नान घोटाले में क्या हुआ था कि स्कूटर के ऊपर 300 टन चावल ढो दिया था इन्होंने। ये भूल जाते हैं अपने टाइम के नान घोटाला, शराब घोटाला, आंख फोड़वा घोटाला, 34 घोटाले थे और उसके लिए हाई कोर्ट और तमाम कोर्टों में भागते रहे। पनामा घोटाला की बात ही नहीं करते हैं। पनामा घोटाला में क्या हुआ, आज तक जांच क्यों नहीं हो रही? वो ईडी सीबीआई, वैसे भाई यहाँ कोई ईडी सीबीआई वाला बैठा तो नहीं है आजकल? बड़ा मतलब खतरा सा है बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने में। तो पहले मतलब आप तो नहीं डरे हुए? आजकल सुबह नहीं, आजकल पता नहीं होता है, आजकल पत्रकार क्या और मुझे लग नेता रहा है कि क्या, संजीव झा जी की तरफ किसी इशारा को है भी- उनका। किसी को भी जो है धर लिया जाता है जो मोदी जी के खिलाफ बात करे। मैंने देखा कि भाई क्योंकि कहीं बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यहां तक ना पहुंच गए हों, वैसे उम्मीद तो नहीं है कि आज तक का मंच है, यहां तो नहीं आए होंगे। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि हमारा जो मॉडल अजय है, आलोक जी से ले इस पर रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि एजेंसी वाले यहाँ भी तो नहीं ले आया। मैं हाँ। आलोक जी से बस ये पूछ रहा हूं कि अगर आप एक जिम्मेदार सरकार हैं, जैसे इन्होंने घोटाले बताए कि ये घोटाला सुअर पे चावल ढो दिया तो ये धो दिया, आप 5 साल सरकार में थे ना भाई साहब, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ के जेल के अंदर डाला? ठीक है, जवाब। और दूसरी बात, एक बात और खत्म कर दूं। जितने घोटाले की ये बात करेंगे उतना घोटाला इनके अपने आप निकलेगा। देखिए, अद्भुत जगह है जहां मुख्यमंत्री पे सेक्स ईडी का केस चलता है और उसका पीए जेल में रहता है। अद्भुत जगह है जहां मुख्यमंत्री के 2 ओएसडी कोयला घोटाला के चक्कर में जेल में है। 25 रुपए ट्रांसपोर्टर पे आपको आज रमन सिंह जी बोल रहे थे। हाँ। हर जगह पे पैसा लेने की एक एक बार आदत पूरा हो कर गई। ले, फिर आप ही की बारी मुझे रहेगी। लगता हाँ। है हाँ। कि इतना ईडी सीबीआई और तमाम यहाँ पर एजेंसीज घूमी, किसी पे शक तो नहीं है आपको क्राउड में? आप किसी को भी ये सारी एजेंसीज दे दीजिए, आप किसी को भी 2, 4, 6 महीने जेल में डलवा लीजिए। ये काम तो आप लोग करते आ रहे हैं और यही गुजरात मॉडल है। और ये गुजरात मॉडल केवल हमारे लिए नहीं है, ये तो आपके खुद के स्वयं के अपने लीडर्स के लिए भी आप लोग अप्लाई करते हैं। पर हाथ मुद्दे की मुख्यमंत्री के बहुत करीब तक, उनके ओएसडी, उनके जो एडवाइजर्स हैं उन तक पहुंचा था और एजेंसी ने, और उनका कहना है कि हम तो करप्शन के खिलाफ जांच कर रहे हैं। उसमें आप कैसे कह सकते हैं फाउल क्राई? 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी। 2014 के बाद एक भी मोदी जी ने केस एफआईआर रजिस्टर किया हो और उसमें एक भी आदमी कन्विक्ट हो गया हो, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, एक भी एफआईआर मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक भी आदमी कन्विक्ट हो गया हो, उसका नाम बता के जाएं बीजेपी के हमारे साथी। केवल भ्रष्टाचार से लड़ाई करेंगे। सतपाल मलिक के यहां जो आरोप लगा रहे हैं, विसल ब्लोअर हैं, जो कह रहे हैं आरएसएस की 150 करोड़ की जम्मू कश्मीर की फाइल्स आई हैं, उनके यहां पर सीबीआई पहुंच जाती है। क्या हुआ भाई, क्या निकला भाई? आपके ऊपर तमाम आरोप हैं और कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। मतलब बीजेपी जो भ्रष्टाचार की गंगा बहा रही है पूरे देश के अंदर, जिस तरह से तमाम घोटाले सामने आए, राफेल से लेकर और पता नहीं कौन कौन से घोटाले यहां पर सामने आए, जांच नहीं होगी किसी की भी। जांच क्यों नहीं होगी? कि जांच एजेंसियां इनकी मुट्ठी के अंदर हैं। केवल विपक्षी यहां पर जो भी नेता होगा उसके यहां पर जांच होगी। लेकिन इनके यहां वॉशिंग मशीन भी है, धर से उसमें डालते हैं, वॉशिंग मशीन से धो के बाहर निकाल देते हैं। जिसके ऊपर भी आरोप ये लगाते हैं, जिनकी सीढ़ियां लेकर आते हैं, उनके यहां पर आने के बाद बीजेपी में सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। हम तो कह रहे हैं 22% का हमने बेरोजगारी दर जिस समय पर हमारी सरकार थी हमने लिया था, 22% से हम उसको घटाकर आधे % से भी नीचे ले आए। हमारी ये उपलब्धि है। आप कह रहे हैं साहब घोटाला हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। अरे भाई, आपके 2 बाई इलेक्शन हुए, दोनों आप हारे। फिर मैं कहूंगा कि आपके पास भी तो तमाम सबूत हैं। आज तक बीजेपी कोर्ट में किस सबूत को लेकर गई? ठीक है, आप नान 2018 के बाद दर्ज किया कोई एफआईआर छत्तीसगढ़ में जिसमें कन्विक्शन हुआ हो किसी बीजेपी नेता के खिलाफ? आपने उनको ललकारा था, तो आपने किसी का कन्विक्शन किया है? देखिए, जब बीजेपी के नेता हाई कोर्ट पहुंच जाएं, नान घोटाले में हाई कोर्ट से स्टे लेकर बैठे हैं कि नहीं बैठे, तमाम जांचें चल रही। हमारे तो सामने घोटाले हैं आलोक जी। नहीं, 2014 के बाद हम तो कह रहे हैं एक एफआईआर ऐसी हो जो मोदी जी ने की हो और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे, केवल दिखावे की चीजें हैं। ठीक है। पूरे देश को अजय कर्जे आलोक में जी, डुबो दिया, हाँ। पूरे देश को कर्जे में डुबो दिया, पूरे देश को 4 गुना कर्जे में डुबो दिया। आज बेरोजगारी दर 8% से ज्यादा है। ये कह रहे हैं सिलेंडर की बात। अरे भाई, 400 रुपए में इनको महंगा लगता था। वो सिलेंडर रानी जो थी वो नई दिल्ली के दरवाजों पर घूमती थी कि भाई सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? अब बोलो। आज 1150-1200 रुपए में सिलेंडर होने के बाद भी सस्ता था वो। अब 35 रुपए में डॉलर और 25 रुपए में पेट्रोल मिलना था। जवाब बीजेपी भी बोलेगी क्या? जवाब दीजिए भैया,
मैं ये आप ही के वादे थे, मेरे वादे नहीं थे। 5 साल पहले आप ही ने वादे किए थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अभी अब की नहीं, बारी नहीं, की आप- सरकार। अब आपका जवाब देने का वक्त है वॉशिंग मशीन पर। मैं बिल्कुल वॉशिंग मशीन पे ही ऐसे जवाब लिखने का वक्त है वॉशिंग मशीन पर। मैं बिल्कुल वॉशिंग मशीन पे ही जवाब दे रहा हूँ, एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। 4 सिलेंडर देने का वादा इन्होंने किया था, हमने नहीं किया। 4 सिलेंडर फ्री में मिल गया क्या किसी को छत्तीसगढ़ में? बात कर दो रहे हैं बाटले गुजरात में तो मिल रहे अब हैं। एक मिनट, बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जा रहे हैं पनामा। छत्तीसगढ़ में ही रहिए ना, पनामा वनामा तो दिल्ली में हम तो रोज करते ही रहेंगे। आज नहीं, छत्तीसगढ़ पे ही पनामा में रहते हैं। आपके यहाँ के अब मुख्यमंत्री एक और मिनट, उनके बेटे अब इन्वॉल्व एक थे कि मिनट, नहीं एक थे? मिनट, अब एक मिनट। कल प्रधानमंत्री जी ने 27,000 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी नए स्टील प्लांट का। उस स्टील प्लांट का भी विरोधी लोग कर रहे थे। क्या उस स्टील प्लांट में जब उस वहां से स्टील मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी और उसके कारण यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आएगी और बाकी लोगों को रोजगार मिलेगा, 1 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार मिलेगा। एक स्टील प्लांट लगा जमशेदपुर में, पूरे शहर की शक्ल बदल जाती है। और बस्तर एक नक्सल इन्फेस्टेड एरिया, अगर वहां स्टील प्लांट लगेगा और वहां के 1 लाख लोगों की जिंदगी बदलेगी तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? मैं उत्तर इनको इतनी शर्म और जलन थी कि मेरा प्रधानमंत्री सवाल के वॉशिंग मशीन पे था, आप स्टील प्लांट पे आ मैं गए। वॉशिंग मशीन पे भी आ रहा हूं। हाँ। ये जो कहते हैं वॉशिंग मशीन कि हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन है, आके सब आरोप धुल जाते हैं। तो ऐसा है कि इन्हीं के लोग आते हैं, फिर जब हमारे यहाँ तो छोड़ के मुकुंद राय चले जाते हैं तो फिर क्या हुआ? धुल के एकदम साफ साफ हो गए। ये अजीत पवार के बारे में कहते हैं, उनको दादा भी कहते हैं कि 7,500 करोड़ का उन पर घोटाले का आरोप लगाया, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। अजीत पवार पूरे टीम के साथ आए और वापस गए। क्लीन चिट भी इनकी सरकार नहीं रहती थी, अपनी आलोक बातें को जी, तो भूल एक गए। सवाल बड़ा है, एक सेकंड। आज ही एक इंडिया बात टुडे और कॉन्क्लेव में एक बात और कहनी है मुझे मशीन पे। नहीं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने सुना होगा बचपन में किस्से कहानी में कि शैतान की जान जो है वो तोते में अटकी रहती है। तोता का गर्दन दबाओ और शैतान मर जाएगा। कुछ पत्रकार तोतों को ईडी या सीबीआई ने पकड़ा क्योंकि वो विदेश से फंडिंग ले रहे थे। क्या ये जायज है? और वे किनसे ले रहे थे? तो क्लियर कट कनेक्शन चीन से निकल के आ रहा है। तो हमारे यहाँ के देशी शैतानों को दिक्कत हो गई कि सरकार अन्याय कर रही है, सरकार पत्रकार को पकड़ रही है। पत्रकार क्या इसलिए बने कि पैसा लीजिएगा विदेश से और चलाइएगा एजेंडा। आपको कार्रवाई जब हो रही है तो आप चीखने लगे। और तो और इन देशी शैतानों के मित्र चीन और पाकिस्तान में बैठे हुए, वहां से भी ट्वीट होने लगा। तो क्या इस तरह की पत्रकारिता को इस देश में चलने देना चाहिए? आलोक जी जवाब दीजिए। और एक सेकंड सर, इस पे भी आप बोलिएगा, लेकिन आप वॉशिंग मशीन बार बार कहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कौन सा केस था कि वो धुलने के लिए गए थे? आप अपने इंटरनल मैटर्स को संभाल नहीं पाते हैं, फिर कहते हैं ये तो खोखा वाले हैं, ये तो पैसे वाले हैं। ये भी तो उनका दर्द था कि आपने उनकी मेहनत को नकारा, मुख्यमंत्री बना दिया कमलनाथ को, उनको कहा तुम पार्टी सेक्रेटरी बन के वहां दिल्ली में काम करो और अभी धूप में बाल पकाते रहो। तो ऐसे में नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी देखता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बात सवाल के उनके ऊपर कौन सा केस था और उनके महल के कितने घोटाले थे और जमीनों पर कितना कब्जा था, ये तो इन्हीं के वहां के सांसद थे, एक राज्यसभा के प्रभात झा जी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सबूत तो प्रभात झा जी को देने चाहिए। इन्हीं के सांसद थे और अभी भी भाजपा में बने हुए हैं। अब वापस आते हैं, यही जिन पत्रकारों की आप बात कर रहे हैं, ये वो पत्रकार हैं जो अक्सर सरकार से, सत्ता से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं। और जो सवाल पूछता है मोदी जी को अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल सही बात है कि तोते की जान और ये और वो। मुझे लगता है सरकार की जान 2 चीजों में अटकी हुई है बस। एक तो ईवीएम है और एक जांच की एजेंसियां हैं। कि जांच की एजेंसियों को अपने काबू में रखो, ईवीएम इलेक्शन कमीशन को अपने काबू में रखो, और दूसरा एक और तीसरा जान का अब आ गया है कास्ट सेंसस। मोदी जी की जान अब कास्ट सेंसस में अटक गई कि पूरी तरह से विरोध करो, हर लेवल पर कास्ट सेंसस का विरोध करो। हमने तो नहीं कहा था कि वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग। ये किसने कहा था भाई? ये तो आप ही के नेता ने कहा था ना। उराणे साहब के लिए कहा था कि 400 करोड़ के ये घोटालेबाज हैं, ये संसद इसमें विधानसभा में क्यों है, इनको तो जेल में होना चाहिए। ये हमारी स्टेटमेंट तो नहीं थी। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ सीडी हम तो नहीं लेकर आए थे, सीडी तो आप ही लाए थे। मोदी जी पहले दिन कहते हैं ये नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी, 71,000 करोड़ के घोटाले, भाइयों बहनों मित्रों। फिर अगले दिन कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक है, चलता है, बीजेपी में आ जाओ, वॉशिंग मशीन का दर्शन करो और निकल जाओ। ये मोदी जी का भ्रष्टाचार से लड़ाई का पैमाना है, ये तरीका है। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी कहे कि हम भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरह से आपने आरबीआई से लेकर पूरा जिस तरह का भी पैसा जो हाथ लगा केवल पब्लिसिटी पे खर्च कर दिया। पैसा कहीं का लगाया कहीं, आंकड़ों की बाजीगरी का करते चले गए। विदेशों से जो फंडिंग आई
उसको डाइवर्ट कर दिया। आलोक जी, एक अरे भाई सवाल का जांच जवाब तो देंगे? होने दीजिए ना भाई। जांच जिस दिन आपकी होगी तब तथ्य सामने आएंगे। तभी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप किसी खैर, चीज की एक जांच सवाल- नहीं होने एक सवाल देते। है, एक सवाल मेरा गैर भी। बीजेपी शासित राज्यों में जहां पत्रकारों के खिलाफ, क्योंकि वो वहां पर राज्य सरकारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको जब जेल में डाला जाता है तब आप लोग क्यों चुप्पी साध लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम उसकी भी खिलाफत करते हैं। अगर गैर भाजपाई राज्यों में कहीं पर आवाज दबाई जाती है तो उसके लिए भी आवाज उठनी चाहिए। जेल में है लेकिन आप पत्रकार, देखिए, वहां आप नहीं बोलते सर कुछ। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सबसे ज्यादा कोई जेल में पत्रकारों को डाला तो यूपी में 100 से ज्यादा जर्नलिस्टों को केवल सवाल पूछने पर जेल में डाला गया। एक जवाब पत्रकार जो कहते थे कि मिड डे मील स्कीम में नमक से भोजन खाया जाता है, वो महीनों तक जेल में रहा बेचारा। खैर, एक पत्रकार केरल से चला, मथुरा में अरेस्ट हुआ, 2 साल तक जेल में रहा वो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। केवल उसने ये पूछा था कि हाथरस के कांड में क्या हुआ। पूरे मीडिया में स्टोरी प्लांट की गई कि हाथरस जो था वो दंगे भड़काने के लिए था और 100 करोड़ रुपए विदेशों से आ गए। अच्छा आलोक जी सुनिए, अब चाइना की बात आपने की थी, मैं अंतिम बात कह दूं आपसे। मुझे केवल ये बता दीजिए, पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया? चाइना से फंडिंग की बात पूछे, तीनों का जवाब। तीनों का प्रश्न का जवाब देता हूं। सबसे पहली बात कि अल्ट्रा लेफ्ट पत्रकारों को, जो कि किसी और विदेशी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर अगर अपनी पत्रकारिता करते हैं और हिंदुस्तान में कहेंगे कि हमें स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है और देश के खिलाफ एजेंडा चलाएंगे, तो ऐसे पत्रकारों पे कार्रवाई होगी। आपको क्या राइट है कि आपने विदेशी फंडिंग ली और उस विदेशी फंडिंग के जरिए आप क्या किए? आपसे पूछा जा रहा है ये पैसे कहां से आए? डिजिटल ट्रांजैक्शन से पैसे आए हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं क्यों आए हैं पैसे, और उसके बाद आप उन पत्रकारों को डिफेंड कर रहे हैं। ये सब इकोसिस्टम का हिस्सा है क्या? ये इकोसिस्टम, इसलिए मैंने कहा ना, तोते की जान, शैतान की जान तोते में होती है। तोते को पकड़ा, शैतान बिलबिलाने लगा, उसका जवाब आप नहीं देंगे। दूसरी बात मैं आपको और बहुत स्पष्ट तरीके से कहता हूं। अब पूछता हूं एक सवाल आपसे, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे क्यों है? मैं बताता हूं बेल पर क्यों है। आप मुझे किस मामले में बेल पे? मैं बताता हूं, मैं पूरा बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। कहा डरने की क्या बात? नहीं, मैं बताऊंगा ना पूरा। आपके पास जांच एजेंसियां हों और 11-11 साल तक आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलाते रहिए। अरे तो बेल पे क्यों है? सुनिए ना भाई, कोर्ट की क्वेश क्यों नहीं कर सुनिए ना भाई, कोर्ट कहती है जांच एजेंसी से जांच करके दो। बिना जांच के मैं क्वेश कैसे कर दूं? जांच एजेंसी इसलिए जांच नहीं करती है कि मामला खोखला है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो 11 साल में जांच पूरी करके उनको दोनों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा? न्यायालय को आपने इतना कमजोर समझ लिया कि न्यायालय न्यायालय ने मामले को खोखला समझ लिया? 11 साल नहीं हुआ है सर, 9 साल हुआ है इनका। 2011 वो का केस है। 11 के बाद अब 111 बोलेंगे, आने वाले दिन में ही होने वाला है। और 11 साल हो गए हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। अरे कोई आर्गुमेंट नहीं, नेशनल हेराल्ड का केस है, कुछ नहीं लेना। 11 में तो आपकी सरकार 5,500 करोड़। वो हमारे समय पे तो हमने मंत्रियों को भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने पे बाहर कर दिया। हमारे अंदर नैतिकता थी। हम तो कह रहे हैं भाई अब तो आपकी सरकार है। नैतिकता तो इतनी थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे। मैं केवल ये कह रहा हूं अब तो भाई आपकी सरकार है, जांच एजेंसियां आपके पास हैं। नेशनल हेराल्ड में या किसी में भी कहीं पर कोई गलत चीज हुई है, केस लटका दो, एक तलवार लटका दो भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, उसके बाद उसको खींचते रहो, जब जब चुनाव में पकाना हो चूल्हे पे चढ़ा दो। नहीं, उसके अलावा भी अडानी के ऊपर पार्लियामेंट में सवाल पूछते ही ठीक है, आपके फेवरेट टॉपिक पे भी समाप्त कर दो। आएंगे, राहुल जी के फेवरेट टॉपिक पे भी आएंगे, पहले इस पे जवाब। सबसे बड़ी बात, ये आपके कर्म है भैया, ये आपके कुकृत्य हैं। आप सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। खेत में जैसे बीज रोपेंगे वैसी फसल उगेगी। अब कांग्रेस का इतिहास ऐसा हो गया है कि जिस राज्य में जाए, देश में जाए, वो धरती आकाश पाताल अगर तीनों बेचने पे उतारू हो गई तो दूसरी सरकार जब आएगी तो खोजेगी। और थोड़ा बहुत नहीं खोजा है हमने, 1,70,000 करोड़ कैश का सीजर हुआ है, कैश, और इसके ट्रेसेस पता लगाए जा रहे हैं। 1,70,000 करोड़ बहुत होता है, और उसके बावजूद भी पैसे की कमी नहीं है। इंटरनेशनल से फंडिंग हो रही है, कहां से फंडिंग हो रही है, कभी तीस्ता सी तलवार, कभी कहां, कभी जॉर्ज सोरोस। अरे किसके साथ आपके तार नहीं जुड़े हुए हैं भैया? देश का ऐसी सत्यानाश करके आपने बैठा दिया तो था। कोर्ट में करना है ना आपको। प्रूफ तो बिल्कुल कोर्ट में होगा ना। अब देखिए संजीव झा जी बैठे हुए हैं, आज की तारीख में देखिए, आज ही ईडी ने उनकी, आज की तारीख में देख लीजिए, क्या चार आप लोग पत्रकारों को पॉलिटिकल विच हंटिंग करते हैं? कोई पॉलिटिकल एक सवाल है भाई, कोई संजय सिंह को लेकर जो जांच हो रही है उसमें भी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की कुछ मिला तो है नहीं। संजय सिंह के लिए दीपक चोपड़ा जो ऑफिशियल अप्रूवर बन गए हैं, सरकारी अप्रूवर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि संजय सिंह को 22 लाख रुपया अकाउंट के माध्यम से पेमेंट की गई है। संजय सिंह का बैंक अकाउंट खोला जा रहा है और संजय सिंह फरार है। सामने आके क्यों नहीं कहते संजय सिंह
ये पैसे मैंने नहीं लिए हैं, चेक अकाउंट से दिया है दीपक चोपड़ा ने, उस पर जवाब नहीं देंगे, कहेंगे सरकार साजिश कर रही है। अरे भैया, पैसा लेने का भी तरीका होता है ना, चेक ही से ले लिया, कैसे लिया जाता है चेक पैसा? ही से ले लिया, पैसा कैसे लिया जाता है? चेक ही से ले लिया। आज बता दीजिए। नहीं, वही कह रहा हूँ, आप देखिए तरीका। नहीं, ये डेस्परेशन है पैसा लेने का। अंजना जी पूछ रहे विजय पैसा माल्या लेने से, का पैसा लेने का डेस्परेशन है। विजय माल्या ये नीरव चेक से ले मोदी लेंगे, कैश से ले लेंगे, गोल्ड में ले लेंगे, बोल लेने दीजिए। चेक से ले लेंगे, कैश से ले लेंगे, गोल्ड में ले लेंगे, किसी भी तरह पैसा देखते ही इनकी वो विकृत राक्षसी आत्मा जागृत हो जाती है। हाय पैसा, हाय पैसा। अरे कितना पैसा चाहिए कांग्रेस को? मैं फिर कहूंगा, कितना पैसा चाहिए? केवल ये बता दीजिए, नीरव आपसे मोदी, एकदम गाड़ी आपने मोड़ दी और कांग्रेस पे ले आए। नीरव मोदी, आप कांग्रेस दोनों का आपको अलग अलग लगता है क्या? नहीं, नीरव मोदी दोनों अलग अलग अरे भाई आपको सुनिए लगता ना, है? नीरव मोदी विजय माल्या से अभी कैसे मैंने लिया था आप पूछते लोगों पूरा ने? कर लें दीजिए। अभी अडानी का नाम ले रहे थे, अडानी से बड़ी नफरत है इनको, हैं? 40,000 करोड़ छत्तीसगढ़ में लगाया हुआ अडानी ने, कबाड़ दें? भूपेश बघेल का है नहीं, कबाड़ दिए, बंद कर देते अडानी को। प्लांट लगा हुआ बगल में कर साहब, देता हूं। देख के आए कि नहीं? चले क्यों नहीं आलोक जी बंद किया? घूमने। देखिए, मुझे लगता है अडानी जी का इन्वेस्टमेंट हमें- छत्तीसगढ़ में देखा जाए। हमें इन्वेस्टमेंट से प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है गलत तरीके से जो सरकारी संपत्तियां मोदी जी ने कानून बदलकर उनको दी गई। तो यहाँ पे गलत जिस तरीके तरह से से भूपेश जिस बघेल तरह ने दिया से क्या? कानूनों को बदला गया। आलोक जी एक बार इधर देखिए, प्रश्न सुनिए। जिसको आप लोगों ने देश का नेशनल विलेन बनाया, अडानी को, आप उसका इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि आपके यहां करे तो इन्वेस्टमेंट, और यहां पर अगर करे तो गलत तरीके से उनको प्रोजेक्ट्स दे दिए गए। ये क्या नैतिकता की धुरी पर, मतलब बिल्कुल ही पतन नहीं है कि आप खुद तो अपने राजस्थान में यहां पर आप उनका इन्वेस्टमेंट स्वीकार करते हैं, वाहवाही 10 करते हैं, एग्जाम्पल ऐसे हैं, और फिर नेशनल विलेन बनाते हैं कि 10 इंडस्ट्रियलिस्ट को। एग्जाम्पल ऐसे हैं कि तमाम कंपनियों के यहाँ ईडी और सीबीआई की रेड पड़ती और पता चलता है कुछ दिन के बाद वो कंपनी अडानी ने खरीद ली। ये क्या है? पहले कानून दिया क्यों ऐसे जाता आदमी है। का इन्वेस्टमेंट लेते हैं फिर? देखिए, बात इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है कहीं पर भी पूरे देश में। हम किसी को भी इन्वेस्टमेंट करने से नहीं रोक सकता है कोई भी सरकार, लेकिन सीधी सी बात यह है कि कानूनों को तोड़ मरोड़ के आप टैक्स पेयर्स के पैसे को, एलआईसी और बैंकों के पैसे को अडानी के यहां इन्वेस्ट करवाते हैं। किसके दबाव में इन्वेस्ट कराते हैं? सवाल यह है कि उसका शेयर गिरता है और तमाम नुकसान होते हैं तो जनता मारी जाती है कि नहीं मारी जाती है? सवाल यह है कि आज लगभग 35% कार्गो पर एक ही आदमी का कब्जा कैसे हो गया? सवाल यह है कि सारे के सारे एयरपोर्ट और बंदरगाह एक ही व्यक्ति कैसे लेकर जाता है? और सबसे बड़ा सवाल आता है कि प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति के हवाई जहाज में घूमते हैं, उसी व्यक्ति के साथ बैठकर गलबैयां करते हैं। सवाल इसलिए उठता है कि देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक तरफ बैंक के चेयरमैन को बैठाते हैं, एक तरफ कोयले की डील कराते हैं। सवाल तब उठता है कि विदेश नीति अडानी नीति हो जाती है। सवाल तब उठता है कि विदेशों में मोदी जी के साथ जो व्यक्ति जाता है उसको वहां पर ठेके कैसे मिल जाते हैं। सवाल जब उठता है जब श्रीलंका के तमाम ऑफिसर्स कहते हैं कि भारत के दबाव में हमने ठेका अडानी को दिया। सवाल बहुत हैं, समय आने दीजिए, जांच होगी, सब कुछ सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक ये तोता अडानी भी है, इसमें भी मोदी जी की और भाजपा की जांच पूरी तरह से जान अटकी हुई है। अडानी पर बात करो तो बीजेपी ऐसे हो जाती है जैसे अडानी इनके दामाद श्री हो। हमारे खिलाफ तो आपने तमाम आरोप लगाए। नहीं चाहते 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया 2G में, आकर पूरी तरह से वहां पर आकर क्लीन चिट दे दी। कोलगेट पे फलाना हो गया, उसमें ये हो गया। अभी भी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को झूठ बोलते देखा गया तमाम घोटालों के नाम पर। दो आलोकित आज प्रवक्ता हैं, थोड़ा मुझे भी बीच में मौका दीजिए। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। देखिए, ये जो इतना अडानी गंबानी पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, 2 लाइन की बात। अंबानी का नाम नहीं लेते आज, अंबानी का नाम आजकल गायब हो अडानी गया है। पे जवाब आजकल दीजिए। अडानी पे ही फोकस नहीं जाता, पता नहीं कैसे किसी को रखने लगता है अपने लिए। एनीवे, चलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की ही बात करते हैं। मैंने इतने सवाल अडानी पे पूछे, एक का जवाब तो दो। पहला ही जवाब तो दे मोदी दिया। जी के साथ एक मोदी मिनट, जी के पहले साथ ही एक व्यक्ति तो जाता दे है, दिया आपको। उसके 40,000 में करोड़ तो बैठकर यही जाता है, छत्तीसगढ़ में है। उस पर जवाब अरे दीजिए ना। प्रधानमंत्री का अपना क्या एयरक्राफ्ट, प्रधानमंत्री का अपना श्रीलंका ने जो एयरक्राफ्ट कहा वो होता है गलत भाई कहा? साहब, प्रधानमंत्री का अपना एयरक्राफ्ट होता है, वो भी भूल गए आप। अरे भाई, हमने 8,000-12,000 संसद करोड़ में करते थे, फोटोग्राफ दिखाए हैं। 8,000-12,000 करोड़ करते थे, लिखे हुआ हवाई जहाज वो में मोदी जी प्रधानमंत्री घूमते बनने हैं। के पहले का था। एनीवे, वो प्रधानमंत्री बनने के पहले उससे था। पहले तो मैं मुख्यमंत्री आलोक जी थे। को आज बहुत बधाई मुख्यमंत्री देता हूं। के तौर पर मैं आज आलोक जी को बधाई दे दो रहा हूं। आलोक जी, अरे भाई, मैं बधाई आपको तो बधाई दे संयमित रहा हूं। होकर, संयमित बधाई तो उनको आप- बोलने दें। बधाई तो आप अच्छा, छत्तीसगढ़ सुनिए की तो सरकार सही। को दें अरे, कि दे तो 5 लीजिए। साल में 65 अरे, से ले तो ज्यादा लीजिए बधाई। केंद्र सरकार ने अवार्ड बधाई दिए तो इस सरकार लीजिए, को। बधाई लीजिए ना। आलोक शर्मा, मैं आपको बधाई दे रहा हूं आज कि न चाहते हुए भी इन्होंने आज भारत को कितनी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है
कि आज भारत के कहने पे श्रीलंका भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, आज भारत के कहने पे ऑस्ट्रेलिया भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, आज भारत के कहने पर जापान भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। अभी आलोक जी ने कहा, चलिए धन्यवाद। आपने अगर देश आपने को मान इतनी लिया मजबूत कि बनाया, आपके कहने और से, आपने भारत के कहने मैं तो आपको से बधाई दे रहा हूं। अडानी को अगर सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट मिले, आप आपने सुनिए, कबूल कर लिया आज तक। अडानी पहली बात। भारतीय नहीं है क्या? अडानी विदेशी है। हाँ, यही तो सवाल है अडानी ना, विदेशी है। कि अडानी आलोक से जी, क्या आलोक जी, जुगाड़ आलोक अडानी जी, है? आलोक जी, मुझे ये ठीक कंप्लीट नहीं करने है। सवाल दीजिए। तो यही है। फिर आवाज नहीं समझ आती मुझे कौन बोल complete रहा है। करने दीजिए प्लीज ना। लेट हिम कंप्लीट, आपको मौका दूंगा। तो आपने आज देश की बढ़ती हुई महत्वता पे जो प्रकाश डाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जैसे राष्ट्रभक्त से हमें यही उम्मीद थी। गलत पार्टी में आप हैं वो अलग बात है, लेकिन आपकी सोच, मेंटालिटी आपकी ठीक है, राष्ट्रभक्ति के प्रति है। मुझे लगता है पार्टी बदलने वालों को बार बार अब दूसरों पे भी सवाल उठाने का प्रश्न लगता से भी है। दिक्कत हो गया इनको। राष्ट्रभक्त है ना भाई। मैं नकली हिंदुत्व और कपटी राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखता। नकली हिंदुत्व, एग्जैक्टली नकली हिंदुत्व। मैं चाहता था कि ये टॉपिक ये शुरू करें। अब इनसे एक और सवाल है, एक सवाल और है। अब सनातन की परिभाषा पूछेंगे आप। नहीं कोई नहीं। सनातन और अनातन तो तो एक खैर श्लोक पूछ लिया जाए। अंजना जी, सनातन और अनातन से अंजना नफरत जी, करने आप ही लगे का हैं। शो था, हमने कहा हनुमान चालीसा सुना दीजिए। सुनाया ये कि नहीं पूरा? ये संस्कृत में हनुमान चालीसा सुनाकर चले गए थे, भूल गए शायद आप। संस्कृत मैं नहीं बोलता, बोलिए अभी भी सुना दूं। संस्कृत आप तो श्री गुरु चरण सरोज पे रह गए, हमें तो संस्कृत का सुना मैंने कहा रहा हूं। संस्कृत में अच्छा, हनुमान चालीसा आलोक सुना जी, के आलोक गए। जी, आलोक संस्कृत जी, में हनुमान आलोक जी। चालीसा है। कैसे ब्राह्मण है आलोक जी? अरे भाई, आपने इसी शो में, अंजना जी के शो में सुनाई थी आपने, अब सुनिए, मैंने नहीं सुनाई थी। अच्छा सुनिए ना, आपने सुनाई अच्छा थी। हिंदू परंपराओं की बात करते हैं। बहुत हाँ। हिंदू हो रहा है, सनातन हो रहा है, कोई आजकल हिंदू पे लेख भी लिख दे रहे हैं बड़े बड़े, कोई आदमी। तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं, मुझे कोई दिक्कत वैसे नहीं है। कहते हैं कि हिंदू- दुश्मन है, अब वो हिंदू- सनातन आपको समझा हिंदू रहे धर्म हैं। पे, हिंदू धर्म पे मार्क टूली भी लेख लिखा था, मुझे कहाँ दिक्कत है। हिंदू धर्म पे बहुत सारे मुसलमान भी लेख लिखते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, हमारी धर्म की परंपरा इतनी विशाल है। लेकिन ये महाशय जो लेख लिखे थे, आलोक जी बताएंगे पितृवंश या मातृवंश, किस वंश से राहुल जी हिंदू हैं? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी की सुई वंशों पे ही अटकी पड़ी है। अरे आप बता दीजिए ना भाई, ब्राह्मण है आपसे अच्छा अरे भाई, विश्लेषण मुझे कौन बताइए, करेगा? हिंदू परंपरा में अपनी अब पत्नी को गोल, गोल, छोड़कर, गोल, गोल, अपनी जिलेबी पत्नी घूमेगी। को छोड़कर कौन भागता, जरा बता गोल दीजिए गोल मुझे। जिलेबी घूमेगी। नहीं, आप मुझे बताइए, अपनी पत्नी को पितृवंश छोड़ता या कौन है, बता मातृवंश? दीजिए। किस सात वंश से फेरे हिंदू लेने हैं के राहुल बाद, गांधी? और सात हिंदू पे फेरे ज्ञान लेने देते के हैं। बाद 2000 किससे किलोमीटर लिखवाया कौन था? छोड़ता, जरा बता दीजिए किससे मुझे। लिखवाया था? अरे भाई, छोड़ दीजिए लेख इन किससे सवालों को। लिखवाया था? व्यक्तिगत अरे- जिंदगी अपनी आस्था है, उस पर मत जाइए। मैं व्यक्तिगत बहुत जिंदगी आस्था लंबी की बात लिस्ट है नहीं मेरे कह रहा हूं, पास। मैं झूठ मेरे नहीं पास कह रहा बहुत हूं लंबी कि लिस्ट मैं है। जनेऊधारी हिंदू हूं। कैसे सरनेम आया, क्या हुआ, वो विषय नहीं। सरनेम नहीं भाई, मैं अरे भाई, सिंपल मैं फिर कह क्वेश्चन रहा पूछ रहा हूँ। मैं पितृवंश से मैं हिंदू फिर हैं कह रहा हूं, या पितृवंश- मातृवंश से हिंदू हैं? पितृवंश और मातृवंश की ही बात कर रहा हूँ। आप लोग बताइए, पितृवंश से हिंदू हैं? अरे भाई, आप, मैं फिर मातृवंश से हिंदू मैं हैं? फिर कहूंगा। लेकिन जनेऊधारी हिंदू हैं। ताली बजाइए इसके लिए। एक बात बताइए, एक बात अच्छा आलोक बताइए। जी, राहुल गांधी के पर निजी हमला करना ही क्या बीजेपी को? नहीं, एक सेकंड, ठीक देता हूं, है, मैं- ठीक है, आप इसका जवाब दीजिएगा। आप ये माइक के निजी साथ- हमला नहीं है। सवाल तो वो पूरा होने झूठ दीजिए। बोल रहे थे, इसलिए ये कहना पड़ा। मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। ठीक है, आप झूठ का पर्दाफाशी कर रहे हैं, लेकिन फिर आप निजी होकर उनके जो भी उनकी आस्था है उस पर प्रश्न कर। मैं कुछ और पूछ रही हूँ। आपको लगता है कि इस सदी में भी जनता को इस बात से मतलब है? उनको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, फैक्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, इन मुद्दों पर चाहिए बहस। आपको लगता है कि ऐसे मुद्दे क्लिक करते हैं जनता से? देखिए अंजना जी, जीवन की वो हर जरूरत जो हमारे रोजमर्रा के काम में आए, चाहे खाना, पानी, बिजली, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये सब हमारे जरूरतें हैं। लेकिन हमारी आस्था, जो हमारी धर्म के प्रति आस्था है, चाहे आप जिस धर्म के भी हो, वो सबसे मूल चीज है। क्योंकि आपका चरित्र वही आस्था गढ़ती है। हम लोग बचपन से जब बड़े होते हैं तो हमारे दादा दादी कहते हैं हाथ जोड़ो, हमें पैर छू के प्रणाम करना सिखाया जाता है, ये हमारे संस्कार है। हनुमान जी की मूर्ति जाती है तो उसका हाथ जोड़ के मंत्र पढ़ना सिखाया जाता है। तो कैसे इसको नहीं भूलेंगे? और आलोक हमारी शर्मा जी। आस्था पे कोई प्रहार करेगा, कोई कहेगा कि सनातन को नष्ट कर देना चाहिए। इनके खड़गे अध्यक्ष कहते हैं, पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि मोदी आ जाएगा तो समझ लो सनातन का राज आ जाएगा। क्या ये सही बात है? ये कभी नहीं कहा उन्होंने। बोला है, ऑन रिकॉर्ड कभी बोला नहीं है, बोला है। ऑन रिकॉर्ड बोला कभी है, नहीं बोला है। ऑन रिकॉर्ड बोला है। वीडियो निकाल दो, देखिए, वीडियो मुझे निकालिए। लगता कह है रहे एक हैं, सेकंड, एक सेकंड, मोदी अब सवाल आएगा तो पूछिए। सनातन का राज आ जाएगा। आप ही बताइए, इस देश में सनातन का राज नहीं आएगा तो किसका मैं आएगा? उत्तर देता हूं। फारसी का राज आएगा, इस्लाम का राज आएगा, किसका राज आएगा? मैं उत्तर देता हूं। संविधान का राज चलेगा। मैं अरे संविधान का राज, संविधान का एक राज मिनट, चलेगा। संविधान का ही एक राज सेकंड। चलेगा। उसी संविधान के हर शुरुआत में धर्म का हिंदू धर्म का सम्मान होना वर्णन चाहिए। लिखा है, आलोक शर्मा राम जी, का वर्णन लिखा एक है। सेकंड, जैसे मुझे राहुल लगता गांधी है- की बात आती है, सवाल तो सुनिए, राहुल गांधी की बात आती है, आप लोग फटाफट ग्लव्स लगा लेते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन आप ही की पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी पर कैसे कैसे हमले करते हैं। देखिए, कब्र खुदेगी किसी की बात कहना देश के प्रधानमंत्री के लिए अच्छा है? नारा लगा था और उसका भी वीडियो है।
सनातन की बात कहना और भी तरह तरीके से निजी हमले नरेंद्र मोदी पर जितने हुए हैं उससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। तो आप अटैकिंग बॉलिंग कीजिए, राहुल जी पर हमला हो तो ग्लव्स पहन लीजिए उनको बचाने के देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने किस किस भाषा में किस तरह से दूसरे विपक्षी दलों पर अटैक किया है वो पूरा देश जानता है। कांग्रेस के हाथ के निशान को खूनी पंजा कहना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जिस तरह से तमाम शब्दावली इस्तेमाल की गई है, मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री पद को पूरी तरह से गिराया है। अगर उनके लिए भी कोई अपशब्द कहा गया है तो मैं उसका बिल्कुल किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि आज वो इंडिया गठबंधन की तुलना एक आतंकी संगठन से करते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या? राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर कर भारत को जोड़ने का काम किया। हम तो कह रहे हैं मोदी जी को 4 किलोमीटर चलवा दो और बिना कैमरे के 10 कदम चलवा दो। मुझे लगता है कि आज जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटकाने का काम ये देश की सरकार हमेशा से करती आई है और भाजपा भी करती आई। इनको घूम फिर के धर्म पर आना ही आना है। आप पूछ रहे हैं सनातन का नहीं चलेगा तो किसका चलेगा? अरे भाई, संविधान का शासन चलेगा और संविधान सभी धर्मों की बात करता है। संविधान ये नहीं कहता कि बाकी धर्मों को हटा दो। संविधान कहता है सभी धर्मों के आस्था का ख्याल रखो। आप लोग तो 80 और 20 की राजनीति करते हैं। आपको संविधान से क्या मतलब? जिस संविधान की प्रतियां फाड़ने वाले लोग आपके साथ रहे हो, जिस पार्टी ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया हो, वो संविधान की बात कैसे कर सकती है? सीधी सी बात है कि संविधान में आप लोगों का विश्वास नहीं है, इसीलिए आपको मुद्दे नहीं मिलते हैं। इसीलिए मोदी जी भी आज भी 10 साल पहले की सरकार को कोसेंगे। अरे भाई, 10 साल हो गए, अब तो आप अपनी उपलब्धि बनाइए। और झूठ का शासन तो इनके यहां पर है ही। लाल किले की प्राचीर से लेकर आज तक के मंच पर झूठ से झूठ परोसते चले जाते हैं। 15 साल पर आप भी तो रमन सिंह को घेर रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सवाल मेरा कुछ और है, लेकिन सवाल यह है कि यहां पे आप पूछते हैं कि बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा? देखिए, हमने साफ साफ कहा कि गठबंधन में जिसके सांसद जीत कर आएंगे, सांसद तय करेंगे गठबंधन में कौन होगा। और बीजेपी अगर इस बात को कहती है तो स्वाभाविक है हम उसको स्वीकार करेंगे। तो जिस पार्टी के, एक सेकंड, अगर मैं फॉर्मूला सही समझी, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद होंगे उस पार्टी के सांसद बैठ के आपस में तय कर लेंगे कि हमारा ये नेता है, ये पीएम होगा। देखिए, मुझे लगता है कि जब पहली मीटिंग इंडिया अलायंस की पटना में हुई, उसी समय पर कांग्रेस ने एटलीस्ट अपनी तरफ से क्लियर कर दिया था कि हमें प्रधानमंत्री पद के लिए हमारा कैंडिडेट हो, ऐसी कोई लालसा नहीं। आज लड़ाई बहुत बड़ी है। पर नीतीश बाबू की पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि इस बार पीएम बिहार का होना चाहिए। उनका अधिकार है। बिहार के लोग बिहार का पीएम नहीं चाहेंगे तो क्या हरियाणा का पीएम चाहेंगे? हरियाणा के लोग हरियाणा का पीएम चाहेंगे। स्वाभाविक है कि उनके राज्य से अपना लगाव है, सबकी स्वतंत्रता है। लेकिन हम तो केवल ये कह रहे हैं कि जो एनडीए अलायंस है उसका कन्वेनर कौन है और उसकी मीटिंग पिछले 2 साल में कब कब कहां हुई। एनडीए पर आप जवाब दीजिए। और अजय आलोक जी, आप चूंकि बिहार से हैं और आपने भी चर्चा की कि कौन है क्या है, तो ये बताइए कि आने वाले वक्त में ये जो आप लोगों कास्ट सेंसस है, क्या ये आपके लिए गले की हड्डी बन गया है? क्या उसी बिहार से नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करके, जिसमें 63% ओबीसी है, ओबीसी एंड ईबीसी मिला के, वो आपके लिए गले की हड्डी बन गया है? अंजना जी, एक डिबेट में मैंने आपको बोला था, याद होगा आपको, कि जिसके दिमाग में मंडल हो और दिल में कमंडल हो उसे लड़ने की सोचनी नहीं चाहिए। तो वो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं जिनके दिमाग में मंडल है और दिल में कमंडल है। रही जहां तक ओबीसी की बात, नीतीश कुमार ने कास्ट जातीय जनगणना नहीं की है, जातीय सर्वे करवाया है। 27 बिंदुओं पे सर्वे होने थे, सिर्फ एक बिंदु को पब्लिश करके उन्होंने लाया और आज उस बिंदु को ही वापस ले लिया कैबिनेट ने कि इसमें करेक्शन की जरूरत है। 1-1.5 महीने लगेंगे क्योंकि उन्हीं के पार्टी के मंत्री, कांग्रेस के सपोर्टर अनिल शर्मा इनके, वो कहने लगे कि जातीय जनगणना हुई नहीं है, मेरे घर में जाति की जनगणना नहीं हुई है। रविशंकर प्रसाद तमाम नेता आके कहने लगे कि हमारे यहाँ जातीय जनगणना हुई नहीं है, ये फर्जी डेटा है। उनको आज ही वापस लेना पड़ गया कि अब 1-1.5 महीने के बाद। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। ओबीसी बड़ा दिन से चर्चा चल रहा है। ओबीसी महिलाओं में ओबीसी क्यों नहीं लाया, ये किया नहीं किया। मैं आज आपके मंच से, सार्वजनिक मंच से, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पे मैं आज ये घोषणा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई तब भी हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर मिलजुल के सरकार बनाएगी तब भी हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी होगा। कांग्रेस ये घोषणा करे, कर दे कांग्रेस घोषणा। ओबीसी कार्ड खेल रहे थे, ओबीसी करे घोषणा। राहुल गांधी खेल जब रहे थे। कहते हैं, बुद्धि का बलिहारी देखिए। हम और आप दोनों बिहार से, हम जानते हैं कि 85%
ST, SC, EBC, OBC और मुस्लिम पॉपुलेशन है 15% अनरिजर्व कैटेगरी है। पूरा बिहार के लोग जानते हैं, देश जानता है। 85-15 कल जब निकला तो राहुल गांधी का एक ट्वीट आया, बिहार के ये देख के मुझे लगा कि 85% OBC हैं, 15% आरक्षित हैं और सिर्फ 3 सचिव हैं। अरे दाता, मंडल कमीशन 81-82 में लागू कर दिए होते तो आज कम से कम 45 सचिव होते हैं। ये कह के भी वो अपने पिताजी और अपनी दादी दोनों को कटघरे में खड़े करते हैं। तो राहुल गांधी को सेल्फ गोल मानने की आदत है, तो हम लोग क्या करें? और उसके बाद सब लोग हंसने लगेंगे कि छोड़ दो राहुल को, राहुल ऐसे ही करता है। 2014 के चुनाव में आलोक शर्मा जी, ओबीसी वोट बैंक जो बीजेपी को मिला, एक सेकंड, मैंने घोषणा की है। अच्छा ठीक है, पूछ लूंगी मैं। 2004-9 में जो 15 से 20% ओबीसी बीजेपी को वोट करते थे, 14 में 36 के आसपास पहुंचा और फिर 2019 में माफ कीजिएगा 2019 लास्ट लोकसभा इलेक्शंस में 44% ओबीसी वोट बीजेपी को चला गया। क्या इसी वजह से आप लोग इतनी जल्दबाजी में एक जातीय जनगणना का ऐसा लिस्ट जारी करते हैं जो कि फ्लॉड था, जो अब आप लोगों की आपकी सरकार खुद मान रही है? आपके कांग्रेस के नेता बिहार में कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई नहीं आया, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं मेरे यहाँ कोई नहीं आया। अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट, कौन आपको यह अधिकार देता है कि आप जाति की आग में देश को झोंके या एक राज्य को झोंके सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ये 24 के पहले हथियार इस्तेमाल करना है? आप अच्छे से एक सर्वे कर रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह आप सर्वे करेंगे ना। चलिए मैं उत्तर देता हूं। मंडल कमीशन और लागू ओबीसी हुआ, पीएम पर उनके सवाल का भी जवाब दें। मंडल कमीशन लागू हुआ, वीपी सिंह की सरकार थी और बीजेपी ने सपोर्ट किया, तो क्या जाति में झोंका था क्या? तो क्या उस समय पर सर्वे हो गया था क्या? 10 साल मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप दबा के बैठे रहे। रुकिए ना भाई, रुकिए जरा। उसके बाद आप मंडल कमीशन आए, कितने साल हो गए आज? 6 साल अटल जी की सरकार रही, 9 साल मोदी जी की सरकार रही, 14 से 15 साल आप लोगों की सरकार हो गई। आपने क्यों नहीं सर्वे करा लिया? फिर क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा ली? फिर आपने 11 का डेटा क्यों नहीं सार्वजनिक किया? 11 का डेटा 2011 में जो आपने कास्ट सेंसस कराया था, मैं दर्शकों के लिए बता रही हूँ ना, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं उस पर भी, हम लोगों को सब पता रहता मैं है, उस पर भी आ रहा हूँ। 2011 में आपने कास्ट सेंसस किया था, उसका डेटा आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? मैं बताता हूँ ना, जो 2011 में कास्ट सेंसस शुरू हुआ, 13 तक पूरा डाटा कलेक्ट होता है। जनगणना करने में लगभग 2 साल लगते हैं और फिर डाटा का फिल्टर करना, एनालिसिस करना 1 साल और लगता है। तब तक हमारी सरकार चली गई, इनकी सरकार को 10 साल हो गए। सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि डाटा को दबाकर क्यों बैठे हुए? क्या आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा है कि उस वक्त पर कुछ नेता इसके खिलाफ थे कि इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए? मैं उत्तर ये देता हूं। ऑन रिकॉर्ड मल्लिकार्जुन खड़गे, उत्तर देता हूं। प्रेसिडेंट कांग्रेस ने कहा। मैं उत्तर देता हूं। शिंदे, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा? उन्होंने कहा एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन थी, कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में। मतलब डेटा था। एक मिनट सुनिए ना मैम, लेकिन डाटा कास्ट बेसिस पर फिल्टर होके 2014 में आए, ये बात भी सच है। केवल इस एंगल से, एक मिनट सुनिए ना, कोट कर देता हूं। उसके बाद आप सरकार में आए, सुनिए ना भाई, मैं उसका ही जवाब एक मिनट सुनिए ना जरा। अच्छा ठीक है, पूरा कर। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, ओबीसी पीएम पर 2014 से लेकर अभी तक नहीं, ओबीसी पीएम ही हो तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे पीएम नहीं थे क्या? मैं कह रहा हूं हमारा ओबीसी पीएम बनाएंगे केवल। राहुल गांधी तो ओबीसी कर रहे हैं। पीएम आपके सांसदों का विशेषाधिकार। ये देखिए, पीएम का विशेषाधिकार एक ही परिवार। अरे भाई, जय हो कांग्रेस सरकार। एक मुझे केवल बताइए, नरसिम्हा राव जी कौन सी परिवार से थे? क्या उनके साथ सरदार मनमोहन सिंह जी कौन सी परिवार से थे? क्या उनके साथ परिवार के थे? परिवारवाद की लिस्ट मेरे पास 4 परिवार के ही थे ना। आपके यहाँ पर परिवारवाद, रमन सिंह के बेटे क्या हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया किसके बेटे? ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सेना के साथ इतने दिन रहे, वो क्या परिवारवाद नहीं था? प्रधानमंत्री बनाएंगे। अकाली पार्टी परिवारवाद नहीं थी? ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। छोड़ दीजिए बात को, इसको ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सांसद तय करेंगे किसको बनाना है। ओबीसी प्रधानमंत्री बनेगा आपके यहाँ। हम जाति का खेल नहीं करते हैं कि जातीय जनगणना की मांग क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रपति जाति का खेल नहीं करते हैं, लेकिन जातीय जनगणना चाहिए। जाति जनगणना चाहिए। सोशल जितने भी पॉलिसीज हैं, ओबीसी प्रधानमंत्री बनेगा, उनको पॉलिसीज को लागू करने। कांग्रेस में ओबीसी प्रधानमंत्री बनेगा। हम आपकी तरह ये कांग्रेस में ओबीसी प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, जवाब ही दे रहे हो। नहीं देंगे जवाब ना। अरे भाई सुनिए ना, जवाब आपको देने, जवाब देंगे ही नहीं। 10 साल हो गए सरकार को आपको जवाब देने। ट्राइबल राष्ट्रपति बनाएंगे लेकिन संसद के मुहूर्त पे बुलाएंगे नहीं। दलित राष्ट्रपति के नाम पर वोट मांगेंगे उत्तर प्रदेश करते रहेंगे आप, और फिर नमस्कार भी नहीं लेंगे उनकी। ये काम हम नहीं करते हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि आप विकास की बात कीजिए। जाति के ऊपर अगर हम जनगणना चाह रहे हैं तो उसका कारण है
कि डेवलपमेंट पॉलिसीज और तमाम पॉलिसीज उस पर आधारित होनी अच्छा, चाहिए। ये कैसे होगा? लेकिन जरा आप समझाइए। लोग एक भाग सेकंड रहे हैं आलोक जी, उससे। इधर देखिए, फिर इधर एक सेकंड। हाँ, उस पर उनका जवाब है, क्योंकि पार्लियामेंट में अमित शाह ने जवाब दिया था। लेकिन आलोक जी, ये जो आप लोग कहते हैं कि हम पॉलिसीज निर्धारित करेंगे, तो क्या मतलब, अगर जैसे अभी क्या पॉलिसीज है आपकी सरकारों की? अब तो सब लोग, आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी, अब सब आधे दाम पे बिजली, मुफ्त बिजली, राशन फ्री, आप भी दे रहे हैं, दे रहे हैं, इसलिए मुस्कुराने की कोई वजह नहीं, आप सब वही काम कर रहे हैं अब। लेकिन जो मेरा प्रश्न है आलोक जी आपसे, अब वो ये है कि आप क्या करेंगे? जो पॉलिसीज आप कहते हैं, तो क्या करेंगे? अगर कोई ओबीसी का होगा तो उसको 6 किलो अनाज देंगे, और जो अगर नहीं होगा तो उसको 5 किलो देंगे। देखिए, अभी गरीबी सबसे बड़ी जाति है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। ये जो कास्ट की वजह से हम पॉलिसीज चेंज करेंगे, इसका अर्थ क्या है? कौन सी पॉलिसी बदलेंगे या आरक्षण बढ़ाएंगे? साफ बोलिए। उसमें केवल जाति के आधार पर पॉलिसीज, जाति के आधार पर नहीं, उसमें इकोनॉमिक सर्वे भी है, साथ साथ उसमें एजुकेशनल सर्वे आप भी है। भटका रहे हैं आप। 26 आप भटका रहे हैं सर। सुनिए ना, भटकाने की कोई बात ही नहीं, आपने मैं तो कहा बहुत ना, सीधी बात कर रहा हूं। सामाजिक न्याय, जाति का आप इसीलिए परसेंटेज निकाल रहे हैं कि कौन पिछड़ा गया। आप क्या करेंगे? मैं बताता हूं ना, आप सुनिए तो जरा। जाति के आधार पर अब राशन मिलेगा। मैं फिर कह कि रहा तुम मुफ्त इतना ले रहे थे, अब तुम 5 नहीं 6 किलो लो, आप सुनिए क्योंकि ना, तुम पिछड़ी जाति जाति के से। आधार पर तो आज तक रिजर्वेशन भी मिला है, तो क्या गलत है वो? नहीं, वही पूछ रही हूँ आपसे, नहीं, मैं आप क्या पूछ रहा हूं, करेंगे? मैं कहता हूं जाति के आधार- रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, वही कमिट कीजिए, पता बढ़ाने तो की, चले। घटाने की बात तो तब होगी ना जब आंकड़ा आएगा सामने। आंकड़ा है नहीं, उसके बाद क्या होगा उसका सवाल का हम जवाब आप कैसे दे गहलोत सकते? जी से पूछ रहे हैं या मैं फिर- सिद्धारमैया से? दोनों ने कास्ट सेंसस किया है, डेटा जारी नहीं किया है। मैं फिर कहूंगा कि जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशनल इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स हैं, और हमारा संविधान कहता है कि तमाम जो जनगणना है या जो तमाम पॉलिसीज हैं, या सोशली बैकवर्ड कौन है, कौन सा वर्ग है, वर्ग की बात की गई है, वो जाति ही उसका आधार है। उसका ना आधार धर्म है, ना कोई और आधार है। तो स्वाभाविक है कि जातिगत जनगणना के साथ साथ अगर उनकी इकोनॉमिक कैसी है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसी है, कैसा उनका सोशल स्टेटस है, अगर वो होगा तो नीति आयोग को भी और तमाम एजेंसीज को अपनी जो तमाम नीतियां बनानी है उसमें फायदा होगा। लेकिन अभी तक तो दुर्भाग्य ये है- आरक्षण के लिए ही जाति का इस्तेमाल हुआ है ना। आप क्यों लाइन को मिटा रहे हैं? आप नहीं, मैं फिर कंफ्यूज कहना- कर रहे हैं सर। मैं फिर कहना चाहूंगा, एक सेकंड, मैं आपसे confuse नहीं फिर कर- पूछ रही हूँ अंजना सर। जी, अंजना जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी आलोक शर्मा जी, मैं पुनः आपसे पूछ रही हूँ कि जब आप जाति आधारित जनगणना से जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी का दम भरते हैं, तो आपका मतलब क्या है? पॉलिसीज विल बी गाइडेड, ये बहुत वाइड स्टेटमेंट है। आप मुझे बताइए कैसे, क्या क्योंकि अभी तक आरक्षण में इस्तेमाल होता है ना। अभी तो ओबीसी रिजर्व सीट्स इलेक्शन में भी नहीं है, सिर्फ एससी एसटी के लिए रिजर्व्ड है। आप ओबीसी के लिए क्या करेंगे? क्या आरक्षण बढ़ाएंगे? पॉलिसी बढ़ा रही हैं, हम पॉलिसी में डाल देंगे, नहीं होता है। देखिए, आरक्षण हम के ही लिए इस्तेमाल हुआ है इस डेटा का भी। मैं समझता हूं कि बिना डाटा के भी 27.5% आरक्षण लोकल बॉडीज में बहुत जगह दिया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हायर एजुकेशन में, आपको याद होगा अर्जुन सिंह जी ने दिया। तो अगर कोई आंकड़ा सामने आता है और उस आंकड़े के आधारित कोई भी इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल पॉलिसी बनती है, तो उसमें बीजेपी को आपत्ति क्यों है? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल मेरा कि जिस समय पर बिहार में भी जातिगत जनगणना की बात आई, तो इनके तो हमने कल 16 जो मंत्री थे उन्होंने उस पर चिट्ठी पर साइन किए थे। आज पलटने का, यू टर्न करने का बीजेपी का क्या कारण? आप वास्तविकता से देश की जनता को दूर क्यों रखना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि 3 सचिव हैं, आप कब तक बढ़ाएंगे, जरा बता दीजिए। जवाब दूं? हाँ, जवाब दीजिए। और आप लोगों ने नहीं कहा था ना कि हाँ जाति जनगणना होना चाहिए बिहार में? आप देखिए, आप तब तो नीतीश बाबू के साथ खड़े थे। एक मिनट, अब भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट हो गई। इनकी सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से मोदी जी सोचना शुरू करते हैं। ये लोग सोए हुए थे जब 2017 में रोहिणी आयोग आया। रोहिणी आयोग की रिकमेंडेशन आई, 1 साल की जगह विस्तृत काम था। रोहिणी आयोग ने 2022 में अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दे दी, जिसको लॉ कमीशन ने अप्रूव कर दिया। ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए जाना। रोहिणी आयोग ने क्या कहा कि जातीय जनगणना कराना जरूरी है, साथ में सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और प्लस उसके पास जमीन है कि नहीं, इन सब की क्या आकलन करना जरूरी है। बीजेपी रोहिणी कमीशन मैं के खत्म जो करूंगा। रिकमेंडेशन है उसको लागू करेगी? बिल्कुल, मैं बस खत्म कर दूं। Specific जवाब। उसके बाद रोहिणी कमीशन ने यह भी कहा कि पिछले 75 वर्षों से जिन जातियों ने आरक्षण का फायदा लिया है और उनकी स्थिति बदल गई है, उनको आरक्षण के परिधि से बाहर करना होगा, क्योंकि 296 जातियों ने फायदा लिया है,
2300 जातियों को अभी तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। अब इसलिए आरक्षण का पुनर्निर्धारण भी करना होगा। उसी पे ये breaking पॉलिटिकली news है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट आप मैं दे रहे हैं बोल्ड इस स्टेटमेंट वक्त। दे रहा हूं नहीं, क्योंकि अंजना हम जी। प्लान और सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। हमें नहीं, पॉलिटिकल आलोक जी डिविडेंड इतना नहीं लेना है। उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। संजय निरुपम जी मेरे शो पे बैठ गए, उन्होंने भी यही कहा था हमें political कि dividend अभी नहीं लेना तक है। पिछड़ी जातियों में जो ताकतवर जातियां हैं वही फायदा उठाती रही है और- ऑन रिकॉर्ड। और मैं उन्होंने बता रहा हूं, यादवों का नाम भी लिया मेरे शो में। मैं फिर और मैं कहूंगा। बता रहा हूं, एक मिनट जब पूरा निरीक्षण होगा एक तो छोटा आज सा जो सवाल। सबसे ज्यादा ओबीसी कर रहे हैं, इन्हीं जातियों को इस ओबीसी के क्रीमी लेयर में आना पड़ेगा और तब इसी जाति के लोग अपने अपने नेता को दौड़ाएंगे। क्या विपक्ष आपको घुमा फिरा कर ले आया है? एक क्योंकि मिनट। आप भी हमें क्या जाति घुमाएगा? जाति ये कर तो रहे हैं। हमारी प्लानिंग थी। विपक्ष तो हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा है। अंजना रोहिणी जी। कमीशन हम लाए, प्रेसिडेंट के जी। पास हमने भेजा, सेंसस हम करवाएंगे 26 में। ये कहां? चलिए ये तो हमारे साहब, पीछे आलोक पीछे जी दौड़ रहे हैं। रोहिणी कमीशन कब बना? 2017 में। आज क्या हो गया? 6 मतलब 5 माइक के साल, बिना आवाज नहीं जा रही है। 5 साल लगे आपको एक कमीशन की रिपोर्ट देने में, मतलब 50 साल भैया 5 लगेंगे साल में आपको हमने इसको कमीशन की इम्प्लीमेंट रिपोर्ट करने बना के जमा कर अब दी है। वापस 10 साल आता हूं। आपने अभी रिपोर्ट आलोक जी जमा के कर लिए रहे ये थे। आउट ऑफ सिलेबस चलिए। हो गया, तब वो दूसरी पार्टी में थे। नहीं 22 नहीं, ये 10 साल बैठ गए थे लेके। 22 से 23 आ आलोक गया। जी। आप कह रहे हैं कि हम जो भी रिजर्वेशन है उसका ओरिएंटेशन रोहिणी कमीशन के आधार पर करेंगे। ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का आज तक पर स्टेटमेंट है। तो ये हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी रोहिणी बार कमीशन बार की recommendation इस क्या है? रिजर्वेशन को छेड़ना चाहती है। हम बढ़ाना कमीशन- चाहते हैं आरक्षण। आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं जी। आप? पक्की बात? जी, किसका आपको कोई आरक्षण दिक्कत है बढ़ाना चाहते हैं? उससे? ईडब्ल्यूएस किसने बढ़ाया अरे भाई, 10%? किसका आरक्षण? किसका? ईडब्ल्यूएस आप लेके आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर अरे दिया। भाई, हम सुप्रीम लेके कोर्ट- आए, एक तरीके से लाए, मैं फिर- सिस्टम से लाए, सुप्रीम कोर्ट ने मैं फिर अप्रूव किया या कहूंगा, नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट बहुत सी चीजों को रोकता है, बहुत कुछ EWR चलाता है। ईडब्ल्यूआर, हाँ। मैं अब फिर लेकिन इनको कहूंगा- ये देखिए, ठीक है। मैं फिर कहूंगा अब आप सुप्रीम कोर्ट पे आ गए कि रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट बहुत रिजर्वेशन इधर-उधर से करता है। आज के वक्तव्य से अरे क्लियर है कि आप आपको रिजर्वेशन भरोसा से किस पे छेड़छाड़ है? करना चाहते हैं। और यही आरएसएस और आपको- मोहन भागवत जी की आपको विचारधारा भरोसा है किस पे है? जो आज अजय आलोक जी के मुख से निकल रही है। आप चिंता न करें। इसीलिए कास्ट सेंसस से भाग रहे अरे हैं। वो तो कह रहे हैं बढ़ाएंगे, आप एक बार नहीं बोल रहे कि बढ़ाएंगे। देखिए, मुझे लगता है आरक्षण। पहले पता चले हाँ। ये बढ़ाएंगे किस आधार पर बढ़ाएंगे। ठीक है, आंकड़ा है नहीं बढ़ाएंगे, यही तो झूठ बोलते हैं। 10 साल बाद महिला आरक्षण लागू होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं बताएंगे। पहले के साथ जनगणना आप दोनों होगी, का बहुत फिर धन्यवाद। डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद महिला आरक्षण होगा। ये लॉलीपॉप देना, जुमले देना, आप देश को छोड़ दीजिए। पंचायत छत्तीसगढ़ में आप दोनों का बहुत धन्यवाद। लॉलीपॉप किसके हाथ से जा रहा है जनता के पास, और जनता किसका लॉलीपॉप जमीन पर गिरा दे रही है, उसके बाद खराब हो जाता है लॉलीपॉप। देखेंगे चुनावी नतीजों में। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।